हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट। और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर के अगले सेशन पे बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। 2023 में आपको आईएएस बनना है और इससे आपको कोई नहीं पिछाड़ सकता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत, मतलब अब ये समझ लीजिए कि सिर्फ आपके पास लिमिटेड समय बचे हैं मेंस के लिए और लिमिटेड समय ही बचा है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, अगले 4 महीने की स्ट्रेटजी की मैं एक लेक्चर लेकर आया था। बहुत अच्छा वीडियो है, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने बहुत अच्छे से चीज़ें कैसे अगले 4 महीने में हम मेंस की तैयारी कर सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने बताया। पूरा जाके देखिएगा, आपको ज़बरदस्त, आपको पक्का है कि उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। एक बात और कहूँगा, जो भी हम लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज देता हूँ, आप सभी उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी। देखिए यहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, वो एकदम यूपीएससी के टू द पॉइंट है। इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी था, क्योंकि मौर्य काल में उतनी बेहतर बातें वहाँ नहीं दे रखी हैं जो यूपीएससी की डिमांड है, तो हम कुछ ऐड ऑन करके वो चीज़ कर रहे हैं। पढ़ने का क्या तरीका है, सबसे पहले इंट्रो, फिर मेन बॉडी आएगी, फिर कंक्लूजन आएगा। जिससे क्या होगा, ये सब चीज़ें तैयार की हुई रखी रहेंगी आपके पास। हर टॉपिक पे एक पन्ने से ज़्यादा नोट्स नहीं हैं, इसीलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा और सेशन को पूरा देखिए, तभी पूरा बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक है। शुरू करते हैं। मौर्य काल, जो मौर्य काल था उस पर कला के ऊपर, मतलब मौर्यकालीन जो कला है उसके ऊपर विदेशी कला का क्या प्रभाव था, ये आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले एक इंट्रो लिखना पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि विदेशी कला का प्रभाव था या ईरानी कला का प्रभाव था या यूनानी कला का प्रभाव था, स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, एक शानदार इंट्रो लिखेंगे। उस इंट्रो में यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, 2-3 लाइन का है, आराम से, है ना। जैसे देखिए, यह संभव है कि मेगास्थनीज के भारत आगमन और चंद्रगुप्त का सेल्यूकस से वैवाहिक संबंध तथा अन्य विदेशी राज्यों के साथ संबंध स्थापित होने के बाद भारतीय कला यूनानी कला से प्रभावित हुआ हो। अब देखिए, आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया, आपका क्वेश्चन खुल गया है ना। जब आपका क्वेश्चन खुल गया तो आप क्या करेंगे, अपनी इस बात को एक पुष्टि करेंगे कि ये तथ्य है, इससे क्या हो रहा है, ये पता चल रहा है कि भारतीय कला पर विदेशी कला का प्रभाव था। जैसे नंबर 1 लिखा है, जिसकी पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों से होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेगास्थनीज आया था, है ना। चंद्रगुप्त का सेल्यूकस के साथ सीधी सी बात है, वैवाहिक संबंध तो थे ही। उसके बाद अन्य राज्यों के साथ भी इनके वाणिज्यिक संबंध थे। इस वजह से हम कह सकते हैं, हो सकता है ऐसा हो कि भारतीय कला पर यूनानी कला का प्रभाव हो या विदेशी कला का प्रभाव हो। अब देखिए, निम्नलिखित बातों से पुष्टि कैसे होती है। नंबर 1, मौर्य काल में घंटाकार आकृति के शीर्ष और चमकीले पॉलिश का विदेशी प्रभाव समझा जा सकता है। जैसे इसके पहले वाले सेशन में हमने स्तंभ के बारे में पढ़ा था, वो चमकीले पॉलिश से हुई थी, है ना। तो इससे क्या हुआ था, हमें ये पता चला था कि वहाँ पे जो अशोक के स्तंभ हैं वो एकदम इतने चिकने थे कि उन पर घर्षण भी नहीं लग रहा था। आप अगर उसको टच करेंगे तो एकदम स्लिपरी, जैसे ये है ना, ऐसे। तो ये माना जा रहा है कि यह जो है, ये जो चमकीले पॉलिश है, इसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं विदेशी है। अगला पॉइंट है, तक्षशिला से निकट, जो तक्षशिला है के निकट भीर टीले से प्राप्त अशोक के स्तंभ के शीर्ष। दूसरा, पटना से प्राप्त 2 यक्ष प्रतिमाएं जिसके कमर परिधान विशिष्ट शैली की है। मतलब पटना में 2 यक्ष की मूर्तियां हमें मिली हैं, उनके जो कमर उनकी जो बनाई गई है उसका जो परिधान है, परिधान मतलब उन्होंने कमर में कुछ पहना है, वो विशिष्ट शैली की है। और ये जो विशिष्ट शैली है ये कहीं ना कहीं भारतीय शैली नहीं है, ऐसा है। तो इस वजह से हम मान रहे हैं कि ये क्या है, एक विदेशी कला का प्रभाव है जो भारतीय कला पे स्पष्ट दिखाई देती है। आगे लिखा है, इत्यादि से मौर्य कला पर विदेशी कला को दर्शाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, मौर्यों के चांदी के आहत सिक्कों पर पारसियों का प्रभाव था। ऐसा माना जाता है कि जो मौर्य लोग जो चांदी के सिक्के लॉन्च किए थे तो वो सिक्के जो थे उस पर पारसियों का प्रभाव था। ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 4, मौर्य स्तंभ और अरवामनी लातो, ये एक जगह का नाम है। जैसे मौर्य स्तंभ क्या है यहाँ का, उसी तरह अरमानी लातो ये भी क्या है, एक टाइप का कुछ वास्तुकला या कुछ कला से ही संबंधित है। में कई समानताओं के तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे पत्थरों का प्रयोग मौर्य स्तंभ में भी हुआ है और अरवामनी लातों में भी हुआ है।
राजनीतिक उद्देश्य से भी स्तंभों का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने तथ्य को ये बता सकते हैं कि भैया जो मौर्यकालीन कला है उस पर विदेशी प्रभाव को समझा जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे। मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव इस बात की ओर संकेत नहीं करता कि मौर्य कला विदेशी कला का प्रतिरूप है। इसका मतलब ये हुआ, देखो हम ये नहीं कहेंगे पूरी तरह से कि पूरी तरह से जो मौर्यकालीन कला है वो उसी का प्रतिरूप है या उसी का अगला हिस्सा है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। अथवा इसका विस्तार है, ऐसा भी हम नहीं कह रहे, ना ही उसका विस्तार है ना उसका प्रतिरूप है। कला में विदेशी जो विभिन्न देशों के तत्व दृष्टिगोचर होते हैं, सीधी सी बात है। अगर भारत में ही कोई पेंटिंग आप बनाएंगे या कुछ बनाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ विदेशी कला के तत्व आ जाएं, होते हैं। वस्तुतः मौर्य काल की आत्मा समग्र रूप से भारतीय है। ठीक, यह सांकेतिक या प्रतीकात्मक कला है जिसकी विषय वस्तु नितांत भारतीय है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले बताया नहीं भैया ऐसा ऐसा है। इससे बात तो स्पष्ट होती है कि मौर्य कला पर कुछ यूनानी या विदेशी कला का प्रभाव हो सकता है। उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है कुछ बातें दृष्टिगोचर हो रही हो, विदेशी कला का हल्का फुल्का प्रभाव दिख रहा हो, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अब अपनी बात प्रूफ करना है। जैसे नंबर 1, अशोक के स्तंभ में 2 खंड हैं और प्रत्येक एकाश्म है। इसका मतलब ये हुआ एकाश्म है। एकाश्म का मतलब हुआ कि जो उनका, जैसे लास्ट लेक्चर में देखिए जो हमने स्तंभ बनाया था, तो स्तंभ क्या था, एक था, मतलब उसमें कोई चीज़ जोड़ी नहीं गई थी स्तंभ के बीच में। मतलब आधे तक एक पत्थर लगा दिए, उसके बाद आधे तक एक पत्थर लगा दिए, ऐसा नहीं था, है ना। 2 खंड का मतलब ऊपर वाला जो चबूतरा था उसके ऊपर क्या किया गया था, किसी पशु की एक मूर्ति लगाई गई थी। जैसे जानते हैं सिंह की मूर्ति, ऋषभ की मूर्ति, है ना, ये सब चीज़ें लगाई गई थी। तो ये 2 खंड थे। जबकि ईरानी स्तंभ अनेक तराशी हुए पत्थरों से निर्मित एक निश्चित आकार में है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ईरानी स्तंभ है वो बनाए गए हैं लेकिन अनेक पत्थरों से मिलके, मतलब आधा पत्थर कोई और है तो आधा पत्थर कोई और है, उसमें तराशी हुई है। लेकिन यहाँ पे तराशने का काम तो हुआ है, लेकिन वो तराशा सिर्फ एक पत्थर का है, मतलब एकाश में है। इतनी बात, कोई दिक्कत? चलिए अब दूसरा पॉइंट है, मौर्य स्तंभ चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें लगाई उसको काट काट के बनाया गया। जबकि ईरानी स्तंभ तराशे गए पत्थरों से निर्मित एक निश्चित आकार, मतलब जोड़कर बनाए गए थे। मैंने बताया ना, बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर। ऊपर वाले में हमने 2 खंड के बारे में बता दिया, नीचे वाले में बताया कि वह क्या है, मौर्य जो चट्टान थी, चट्टान को काट कर बनाया गया, यहाँ पत्थरों को जोड़ जोड़ के बनाया गया। अगला, अशोक के स्तंभ नितांत सपाट, चिकने, समतल व घर्षण रहित हैं। घर्षण रहित मतलब उस पर कोई भी आप ऐसे करेंगे ना तो वो स्लिप करेगा, उस पर कोई खुरदुरापन नहीं है, इतने समतल है, इतने चिकने हैं। जबकि ईरान ऐसा नहीं है, बहुफलकीय हैं, बांसुरी नुमा है, मतलब बांसुरी नुमा, बांसुरी जानते हैं ना, बीच बीच में क्या होता है, खंड होता है, तो वो क्या है, उस टाइप से थे। तो ये देखिए ये खास बात मिली ना हमें। बांसुरी नुमा ये भी कह सकते हैं कि हमें पता है अशोक के स्तंभ कैसे हैं, नीचे मोटे हैं लेकिन ऊपर जाके वो पतले हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे बांसुरी एक ही साइज़ की होती है, उसमें कोई नहीं है, लेकिन बीच बीच में डिज़ाइन होती है। तो बस ये कह रहे हैं कौन, हमारी जो कला के प्रभाव हैं उसको हम बता रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, काफ़ी चीज़ें अंतर भी हैं और बहुत बड़े अंतर हैं। आगे, अशोक स्तंभ बिना किसी आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं, जबकि ईरानी स्तंभों को चौकी की सहायता से टिकाया गया। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, कि भैया याद कीजिए इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि जो स्तंभ हमने बनाया था फ़ोटो में, उसमें नीचे देखिए कोई भी ऐसा नहीं था कि उसको हमने क्या किया हो, एक नीचे चौकोरी बनाई हो उसके ऊपर टिकाया हो, ऐसा नहीं था। लेकिन ईरानी स्तंभ जितने भी हैं वो चौकी पर टिकाए गए हैं। दिस इज़ द मेजर पॉइंट जो हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमने क्या किया, सबसे पहले उठाया कि भैया ठीक है यूनानी कला का प्रभाव होता है, तो हमने 4 पॉइंट यहाँ ले लिए। उसके बाद हमने बताया कि प्रभाव हो सकता है लेकिन पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसका प्रतिरूप है या उसका विस्तार है। यह सांकेतिक या मतलब प्रतीकात्मक हमें लग सकता है कि ऐसा हो, लेकिन पूरी तरह से जो मौर्यकालीन है वो उसकी जो आत्मा है वो कैसी है, पूर्ण रूप से भारतीय है, नियतांत भारतीय है। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद इस पॉइंट पे हमने 4 पॉइंट अपनी बात के तर्क के उत्तर दिए। ठीक, यहाँ तक मुझे लगता है एकदम बात क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे
कि जो अशोक के स्तंभ है वो स्वतंत्र रूप में है। अब देखिए अगला पॉइंट आया 5वां, अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप में है जबकि ईरानी विशाल भवनों में लगाए गए हैं जिसकी वास्तुकला के दृष्टि से पर्याप्त महत्व है। अब देखिए अशोक के स्तंभ आप जानते हैं बीच में खड़े हैं, कहीं मैदान में खड़े हैं या कहीं ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पब्लिक का आना जाना बहुत है जी। क्यों? क्योंकि वो उद्देश्य दे रहे थे ना, वो अपनी बातों को उपदेश के रूप में जनता को बताना चाहते थे और अपनी प्रभुत्व को, अपनी बातों को स्पष्ट करना चाहते थे, लिखित संविधान देना चाहते थे। तो इस वजह से अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप में है। लेकिन जो ईरानी हैं वो विशाल भवनों में लगाए गए हैं। जैसे आजकल भी देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, खंभे बनाते हैं ना, तो उस टाइप से थे। तो आप सोचिए ना, तो ऐसा कहाँ से माना जा सकता है कि दोनों में वास्तुकला में बहुत अंतर है। लेकिन जो विशाल भवनों में लगाए हैं वो तो वास्तुकला हो गई, है ना, तो वो तो स्तंभ कला या उस टाइप की कला तो बिल्कुल अलग हो गई। यही बात कही जा रही है कि अशोक के स्तंभ जो है स्वतंत्र रूप से हैं बल्कि ईरानी विशाल भवनों में लगाए गए हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब अगला पॉइंट है, हालांकि कुछ इतिहासकार यह भी तर्क देते हैं कि मौर्य स्तंभ पर ओपदार पॉलिश। अब देखिए इसके पहले जब हमने ओपदार पॉलिश के बारे में पढ़ा तो हमने क्या कहा है, ये ईरान से ग्रहण की गई है। क्यों? इस पे विदेशी प्रभाव है, भारत में ऐसा नहीं था, ओपदार पॉलिश नहीं प्रयोग की जा रही थी। लेकिन कुछ इतिहासकार यह तर्क देते हैं कि मौर्य काल में जो भी स्तंभ पे ओपदार पॉलिश लगाई गई है उसे ईरान से ग्रहण करी गई, वह सिर्फ एकांगी मतलब एक तरफी बात है ना, कि हमने वहाँ से ले लिया, सिर्फ ये एकांगी है, मतलब एक तरफी बात है। क्योंकि विभिन्न स्थलों से मौर्य पूर्व युग, याद कीजिए मौर्य पूर्व युग हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़ा था कि भैया मृतभांड मिले हैं। कैसी मृतभांड मिले? एकदम चमकीले, बहुत बढ़िया से कालिक से पुते हुए, मतलब उसको ब्लैक कलर में बनाया गया था, कई रंगों में बनाया गया था। तो वहाँ पे जो पॉलिश है वो भी शानदार की थी। काले रंग से चमकीले मृतभांड मिले हैं, है ना, जिनका आधार पर मौर्य कला या मौर्यकालीन स्तंभ पर पॉलिश करने की कला ईरानियों से लेने की भारतीयों को कोई आवश्यकता नहीं थी। ये बात स्पष्ट है कि नहीं? मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो भी इसके पहले सभ्यता थी, मौर्यकालीन सभ्यता, वहाँ जो अभी मृतभांड मिले, जो भी चीज़ें मिली हैं उस पर कालिक थी। इसका मतलब बहुत चमकीले मृतभांड मिले हैं। तो हमें तो पॉलिश करना पहले से आता था ना, ये हम मान सकते हैं। तो हम ये कैसे मान लें कि ये ईरानी ही है सिर्फ, ये विदेशी प्रभाव ही है सिर्फ? हमें भी तो ये तरीका पता था पॉलिश करने का। ठीक, अब कंक्लूज़न कैसे लिखना है? अब आपके पास सवाल आया, आपने लिख दिया इतना, उसके बाद कंक्लूज़न कैसे लिखेंगे? उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि चाहे भारतीय कला पर यूनानियों का प्रभाव पड़ा हो या नहीं, परंतु यह निश्चित है कि भारतीय कला अन्य देशों की अपेक्षा कहीं अधिक उत्कृष्ट थी। अब ये बात लिख के आप अपने उत्तर को ख़त्म कर सकते हैं, या जिस पॉइंट पे कहा गया है उसको क्या करना है, आप अपने मॉड्यूल में डालेंगे इसी शब्दों को और रच के ख़त्म कर देंगे। ये लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है। और ऐसे ही आप भी नोट्स बनाइए। नोट्स ऐसे होने चाहिए ना जो एकदम रेडीमेड हो। कहा नहीं जाता है भैया इसको बस पहनना है, ये ना हो कि पता चला नोट्स ऐसे हैं उसको आप गढ़ रहे हैं अपने उत्तर में, तब समस्या आएगी। अब यहाँ से जो मैंने आज पढ़ा, हम लोगों ने जो पढ़ा, इसको अगर सवाल आया इस टाइप से तो आप अपने मॉड्यूल में वहाँ के क्वेश्चन के हिसाब से तुरंत सेट करके उत्तर लिख देंगे। क्योंकि हमने इंट्रो कंक्लूजन हमारा तैयार है, बस बीच की मेन बॉडी है, बस उसी को तो एडजस्ट करना है, काम ख़त्म, है ना। तो बस इस टाइप से यार प्लीज़ आप सब तैयारी करिए। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, इसके पहले जितने वीडियोज़ आए हैं उनको भी ज़रूर देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तरकालीन, मौर्यकाल यहीं पे ख़त्म होता है। अब मौर्यकाल के आगे की बात हम लोग करेंगे। ठीक, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक आप करेंगे ही। थैंक यू।